भारत के संविधान में क्या क्या मूल अधिकार मिले हुए हैं, कि भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे जो संविधान सभा थी उसने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया कि हम इस संविधान को जो लिखा गया था उस संविधान को एक्सेप्ट किया, और 26 जनवरी 1950 को ये पारित हो गया, और हम उसी के उसमें गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो संविधान केवल ये नहीं बताता कि हम कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन क्या होगा, या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता कि कौन कौन कैसे कैसे क्या करेंगे, लेकिन इसके अलावा संविधान हमें ये भी बताता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी ड्यूटीज क्या हैं, हम किस तरह से। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे कि हमारी अधिकार क्या, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या, एज ए आम नागरिक हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। अब हम संविधान के पार्ट 3 की बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स की एक्सप्लेनेशन की गई है, कि उसकी व्याख्या की गई कि उसमें क्या क्या है। तो इसमें 6 मेन पार्ट्स हैं इसका, और इनको सबसे पहला है इसमें इक्वलिटी, समानता का अधिकार, कि हमारे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो वो है उसके अंदर हमें समानता का अधिकार दिया है। समानता के अधिकार की बात करते हैं, अगर हम आर्टिकल 14 में की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है कि सभी के लिए, सब लोगों के लिए कानून समान है, यानी चाहे वो ए आदमी हो, चाहे बी हो, सी हो, कोई भी है, इनके लिए सबके लिए कानून समान है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक के लिए कानून एक जैसा ही काम करेगा। कुछ लोगों को स्पेशल इस परिस्थितियों में हम उसको अलग राइट्स भी दे सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, लेकिन वो आर्थिक वर्ग से कमजोर है, यानी इकोनॉमिकल कमजोर है, लेकिन उसको स्कूल या कॉलेज स्कॉलरशिप देता है, तो उसके थोड़ा सा राइट्स किसी और से अलग हो गए। या कोई विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, उसको कहीं पे प्रायोरिटीज दी जाएंगी। तो यहाँ पे कई बार हम बात करेंगे कि उसके अधिकार ज्यादा हो गए, कम हो गए, लेकिन ये स्पेशल परिस्थितियों में किसके कैसे हुए हैं वो अलग से राइट्स की बात करेंगे। वो एक्चुअल में जो हम लोग समानता की बात करते हैं, समान परिस्थिति वाले लोगों के लिए समान व्यवहार एवं अलग परिस्थिति वाले लोगों के लिए एक न्यायपूर्ण जुडिशियल व्यवस्था करने को हम लोग समानता का अधिकार कहते हैं। आर्टिकल 15 कहता है, अब हम आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 की बात करते हैं, रिलीजन, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और किसी के बर्थ प्लेस के हिसाब से के आधार पर हम लोग किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी रोजगार में समान अवसर से संबंधित है, यानी सबको रोजगार के समान अवसर देना हमारा संविधान कहता है। दूसरी चीज अस्पृश्यता को समाप्त करना आर्टिकल 17 कहता है, और आर्टिकल 18 कहता है जो कुछ टाइप की कईयों को उपाधियां मिल जाती हैं, उन उपाधियों को समाप्त करता है, वो आर्टिकल 18 कहता है। समानता के बारे में कुछ अलग अलग वो है, हम उनको दूसरे तरीके से समझते हैं कि क्या केवल कानून में समानता लिख देने से समाज में समानता हो जाता है? नहीं होती है। अब से दूसरे फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वो है हमारा फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से लेकर 22 इस चीज को डिफाइन करता है कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार क्या, फ्रीडम क्या है। तो भारतीय नागरिकों को कुछ स्पेसिफाइड फ्रीडम दी गई है। उसमें सबसे पहला आता है जो आज के डेट में पिछले 5-10 साल से, 15 साल से, 10 साल से तो बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। इस पर थोड़ा सा हम और वो करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि आपको अपने हक में या किसी भी टाइप की बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी को इस तरह से नहीं किया जा सकता कि हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं। जहां मेरी बोलने की आजादी दूसरे को प्रॉब्लम करती है, वहां मेरी बोलने की आजादी खत्म होती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी कैसे भी बोल दें, इस तरह से। दूसरा है, हम लोग बिना हथियारों के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, कि इसकी आजादी हमें सरकार देती है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस है।
कुछ स्पेशल परिस्थितियों में ये अधिकार हमारा खत्म होता है। यानी हर अधिकार की अगर हम बात करें तो कुछ स्पेशल परिस्थितियों में इन अधिकारों को खत्म होने की भी बात करी जाती है। हम अपना ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, अपने संगठन बना सकते हैं या संस्था बना सकते हैं। हम पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं, ये हमें आज़ादी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आर्टिकल 19 देता है। हम कोई सा भी व्यवसाय या पेशा चुन सकते हैं जो हमारे राष्ट्र के या देश के अगेंस्ट ना हो, या जिससे आम जनता या किसी चीज को नुकसान ना हो। तो हम किसी भी व्यवसाय को या कोई पेशा चुन सकने की, कोई भी प्रोफेशन चुनने की हमें संविधान आजादी देता है। लेकिन ये सारी की सारी जो हमारी फ्रीडम्स हैं ये कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है, कि इनमें भी कुछ वो है, जैसे देश की सुरक्षा हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था हो गई, किसी की मानहानि हो गई, कोई क्राइम हो गया, या किसी को क्राइम के लिए उकसाने वाली बात हो गई, या और टाइप के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल्स हैं उनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ हमारी आज़ादी है, जो हमारी इस फ्रीडम है। और इस इन्हीं फ्रीडम्स के बीच में एक्चुअल में सरकार और आम जनता की कई चीज़ों की लड़ाइयाँ छुपी हुई हैं। सरकार की आलोचना करना, दे कोई आपकी फ्रीडम है, आप सरकार क्या वो कर सकते हो, लेकिन आप देश के विरोध में खड़े नहीं हो सकते, ये आपका फ्रीडम में नहीं आता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे किसी को किसी रिलीजन के लिए नहीं भड़का सकते, कोई आप हिंसा के लिए किसी को भड़का नहीं सकते, या इस टाइप की ये आपके जो फ्रीडम है ये उसको रिस्ट्रिक्ट करती है चीज़ें। तो आपके पास आज़ादी तो है, फ्रीडम, लेकिन उसके साथ आपके साथ जिम्मेदारी भी है। तो जिम्मेदारी और आज़ादी दोनों में एक बहुत बारीक लाइन है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ आज़ादी होनी जरूरी है। अब आर्टिकल 20 है जो हमें नेक्स्ट आता है, आर्टिकल 20 जो हमें आपराधिक मामलों में सुरक्षा देता है। आर्टिकल 21 कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 में क्या है कि हर एक को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या उसके जीवन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अब जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है इसने आर्टिकल 21 को अलग अलग तरीके से लिमिटाइज किया है। लिमिटेशन पे इसमें आपकी इंटीग्रिटी हो गई, आपकी प्राइवेसी हो गई, आपकी हाइजीन से रिलेटेड हो गया, और निष्पक्ष प्रक्रिया, यानी जैसे अनेक पहलुओं को जोड़ा गया है। यानी बाद में क्या हुआ, आर्टिकल 21 में जो हमारा जुडिशरी सिस्टम ने कुछ अमेंडमेंट्स किए और कुछ चीज़ें चेंजेस किए। आर्टिकल 21 ये कहता है कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। आर्टिकल 22 कहता है कि किसी की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी और हिरासत में जब हम किसी को लेती है पुलिस, तो उसमें उसको क्या क्या चीज़ राइट्स मिलने चाहिए। तीसरा अधिकार है इसके अंदर किसी का शोषण या शोषण के बारे में। आर्टिकल 23 या 24 कहता है कि आपके साथ दुर्व्यवहार, मानव तस्करी या जबरन मजदूरी कराने का राइट देता है आपको। कोई आपसे ये चीजें, आपकी मानव तस्करी नहीं कर सकता, आपको जबरन मजदूरी नहीं करा सकता या बेकार नहीं करा सकता। आर्टिकल 23 या 24 इस चीज को। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खाने की या अन्य खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते। यदि कोई व्यक्ति कर्ज, गरीबी या सामाजिक दबाव के कारण बिना उचित मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर है तो वो आर्थिक समस्या नहीं है, एक अधिकार और मानव गरिमा का विषय है। यानी अगर आप कोई किसी ने किसी से कर्जा लिया है तो उसके बदले वो जबरदस्ती उससे अन्य यानी गलत काम नहीं करा सकता या मजदूरी नहीं करा सकता, ये हमारा कानून हमें अधिकार देता है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट अधिकार की बात करते हैं हम, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, तो वह है धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। इस अधिकार में हमें यह है कि आप अपनी मर्जी से कोई सा भी धर्म का पालन कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, और ये सारी चीजें धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर आती हैं। लेकिन इस अधिकार में पब्लिक ऑर्डर, मोर्टेलिटी, हेल्थ और दूसरे फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं। तो
भारत एक सेकुलर देश है, पर सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म को ही इम्प्रीजमेंट करें। सेकुलर का मतलब होता है हर एक की अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से धर्म का पालन करने का सेकुलरिज्म है। पांचवा हमारे पास जो राइट्स, पांचवा जो हमारे पास मूलाधिकार या फंडामेंटल राइट है वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। तो आर्टिकल 29 और 30 कहता है हमारा कि हम भाषा, धर्म और संस्कृति की विविधता की रक्षा करेंगे, यानी हर एक को अपनी बोली बोलने का, अपने धार्मिक उनको पालन करने का, ये सारे राइट्स हैं। इंडिया एक भाषा के हिसाब से या खाने पीने के हिसाब से एक राष्ट्र नहीं है। हर एक अलग अलग परंपरा, अलग अलग रिचुअल्स, हर एक को उसको पालन करने का अधिकार है। अब हम छठे मौलिक अधिकार की बात करते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको बाबा भीमराव अंबेडकर कहते थे कि ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें संविधान के उपचार का मतलब है हर एक आदमी को न्याय पाने का अधिकार है। यानी आप लोअर कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, न्याय पाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। और हम आगे इस पे एक अलग से बात करेंगे कि न्याय पाने के अधिकार को हम लोग, हमारा राष्ट्र, हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ कर रही है या पालन कर रही है, हम इस पे आगे बात करेंगे। तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि आपको सब तरह से न्यायिक व्यवस्था का वो मिलना चाहिए। उसके बाद आता है एक अधिकार की बात होती है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक समय पे फंडामेंटल राइट था, लेकिन संविधान जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें प्रॉपर्टी राइट्स को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग आगे दोबारा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज में दोनों में क्या है। और अगर हम राइट्स की बात करते हैं तो उसके आगे हम लोग ड्यूटीज की भी जरूर बात करते हैं। अगर हमें सरकार या संस्थान हमें फंडामेंटल राइट्स देती है तो हमें एक जो आर्टिकल 51A है वो हमें हमारी ड्यूटीज की बात भी करता है कि हमारे देश के प्रति क्या क्या ड्यूटीज है। हमारा जो ड्यूटीज में आता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करना चाहिए, से विकसित देश को डेवलपमेंट में हमें योगदान देना चाहिए। इसके अलावा हमें देश की एकता बनाए रखनी चाहिए, जिससे सांप्रदायिक दंगे इस टाइप की वो नहीं हो। ये हमारी ड्यूटीज में आता है। और जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको हम लोग नुकसान न पहुंचाए, वो क्योंकि सबके यूज के लिए है। इसके अलावा नागरिकों को अपने इन सारे ड्यूटीज का पालन करने की, जिन्हें हम कर्तव्य की बात करते हैं। तो राइट, और अगर हम उसकी बात करते हैं राइट की और ड्यूटीज की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के अलग अलग नहीं है, बल्कि अगर आपके पास अधिकार आते हैं तो उन अधिकारों को पूरा करने के लिए एक आपको कर्तव्य भी, यानी आपकी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। अगर आप हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो अगर आप कोई ओनर है तो अगर उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं तो उसकी ड्यूटीज भी हैं। तो ऐसे ही हम देश के नागरिक, हमें अगर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो हमें उसके साथ ड्यूटीज को पूरा करना चाहिए। तो हमारा पहली चीज यही थी कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, हम इस चीज को पूरा कर रहे थे। अब हम अगले सेगमेंट की बात करते हैं। 1947 में भारत का विभाजन कैसे हुआ, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात करते हैं कि और भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ